हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस की जो फर्स्ट बुक है दोस्तों, उसके सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले, तो प्लीज़ इस वीडियो के एंड तक देखिएगा। और ये वीडियो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले आपके जो टर्म वन एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए, तो प्लीज़ इस वीडियो के एंड तक देखिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर बनेगी, बट इसके बाद दोस्तों आपको कोई भी चैप्टर कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुँच सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, बहुत बहुत। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो पहले व्यक्ति जिन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए वो है दोस्तों महात्मा गांधी। 1922 में इन्होंने ये उद्गार किया था, घोषणा की थी। प्रश्न नंबर 2 है, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। तो वह व्यक्ति है दोस्तों 1924 में भी जो है मोतीलाल नेहरू द्वारा मांग की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला प्रश्न है संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो संविधान सभा का जो औपचारिक रूप से जो प्रतिपादन किया गया था वह दोस्तों M.N. रॉय, जी हाँ M.N. रॉय द्वारा संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन 1934 में कब किया गया था, 1934 में संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया था M.N. रॉय द्वारा। और इसी वर्ष वर्ष यानी मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की मांग की थी। ठीक है, रांची में संविधान सभा की मांग की थी स्वराज पार्टी के द्वारा। आप सभी बताएं स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, स्थापना किसने करी थी। ठीक है, मोतीलाल नेहरू और C.R. दास। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। तो संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया था जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न दोस्तों कि 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। तो वयस्क मताधिकार के आधार पर जो संविधान सभा के गठन की मांग करने वाले व्यक्ति थे वो हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी। तो वर्ष 1942 में दोस्तों क्रिप्स मिशन योजना के माध्यम से यह विचार व्यक्त किया गया था कि भारत में स्वीकार किया कि भारत में जो है सेकेंड वर्ल्ड वार के उपरांत जो है संविधान सभा का निर्माण होगा। अगला है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। तो संविधान सभा की मांग दोस्तों 1895 में की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सर्वप्रथम। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो भारतीय संविधान सभा गठित करने का आधार था दोस्तों कैबिनेट मिशन। जी हाँ, कैबिनेट मिशन प्लान जो है भारतीय संविधान सभा गठित करने के जो था कि 1946 में जो है भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। ये कैबिनेट मिशन प्रस्ताव में पारित किया गया था और कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार ही संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। ये इसी में तय किया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। तो भारतीय संविधान सभा गठित की गई थी दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई, अधिवेशन में रखी गई। तो दोस्तों देखो यहाँ पर सन 1936 में जो फैजपुर अधिवेशन हुआ था वहाँ पर इस अधिवेशन की मांग संविधान सभा में के जो गठन की मांग थी कांग्रेस ने अपनी इस अधिवेशन में रखी थी। बट अगर हम बात करें कि संविधान सभा की जो मांग जो है सर्वप्रथम कांग्रेस द्वारा कब रखी गई, तो वह वर्ष 1935 या 1935 में। अधिवेशन कौन था, फैजपुर अधिवेशन 1936। क्लियर है दोस्तों। चलिए अगला है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो है दोस्तों संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी 389 389 सदस्य होने थे। अब इसमें से 296 सीटें, याद रखना दोस्तों 296 सीटें जो थी वो ब्रिटिश भारत की, यानी ध्यान रखना 296 सीटें 398 में से ब्रिटिश भारत को मिलनी थी। और इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करें तो 93 सीटें देसी रियासत थे। ये आपको लिख लेना दोस्तों प्लीज़, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% बनने वाला है। देसी रियासत 93 थी और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ब्रिटिश भारत को जो आवंटित, ठीक है, जो ब्रिटिश भारत को जो आवंटित सीटें थी 296,
तो 296 सीटें जो ब्रिटिश भारत को आवंटित थी, उनमें से 292 292 सदस्यों का चयन जो था वो कितने गवर्नर के प्रांतों से किया गया था, तो 11 गवर्नर प्रांतों के क्षेत्रों से 292 सीटों का चयन किया गया था और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया गया था। दोस्तों ये आपको नोट पैड पर लिख लेना है दोस्तों, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना है। प्लीज़ दोस्तों मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और मैं आपको गारंटी देता हूँ उसके बाद आपको पॉलिटिकल साइंस जो पहले चैप्टर है, पहला फर्स्ट बुक है, उसमें कोई भी चैप्टर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी में से आपको सारे क्वेश्चन परीक्षा जो है होने वाली जो आपको टर्म है उसमें देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। चलिए अगला है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। तो प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन, ठीक दोस्तों ऐसे ही जैसे हमने आपको बताया। अगला है, ब्रिटिश प्रांतों के जो सदस्य थे वो भी हमने आपको बता दिया दोस्तों। चलिए अगला है, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे। इसमें से कांग्रेस के जो प्रतिनिधि थे वो कितने निर्वाचित होकर आए दोस्तों 292 में से, तो 208 यानी 20 इसका सही विकल्प है। 208 जो सदस्य थे वो कांग्रेस से थे। और अगर पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग को कितने जो सदस्य वो चुनकर आए थे, वो थे 93 मुस्लिम लीग से, और जो 208 थे वो कांग्रेस से चुनकर आए थे। क्लियर। इसके अलावा 15 सीटें दोस्तों अगर हम बात करें तो 15 सीटें जो मिली थी सभी 15 सीटें बात करें मिली, देशी रियासतों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। जो छोटे मोटे समूह थे उन्हें कितने मिली थी 15 सीटें, और देशी जो रियासतें थी उन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया, उन्होंने इसका बहिष्कार किया। चलिए नेक्स्ट, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रहेगी। तो उस समय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी, यानी 299 सदस्य संख्या रह गई थी संविधान सभा में। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था, 10 लाख पर एक प्रतिनिधि चुना गया था दोस्तों। प्रश्न नंबर 16, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। तो संविधान सभा में संयुक्त प्रांत का जो प्रतिनिधित्व था वो सबसे अधिक था दोस्तों। सबसे अधिक किसका प्रतिनिधित्व था, वो था संयुक्त प्रांत में। अगला प्रश्न, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ हुआ था। तो BR अम्बेडकर का जो संविधान सभा में निर्वाचन दोस्तों हुआ था मुंबई प्रेसिडेंसी से, ठीक है। और ये हालांकि मुंबई प्रेसिडेंसी से पहले भी BR अम्बेडकर जो पश्चिम बंगाल से क्या थे, सदस्य थे, बट विभाजन के बाद इनका जो 1946 में जो चुनाव हुए थे संविधान सभा के बाद, उनका बाद में चुनाव किसके माध्यम से हुआ था, मुंबई प्रेसिडेंसी। और यहाँ पर सीट किसकी खाली हुई थी, MR जयकर की सीट खाली हुई थी, और इसी सीट पर जो है संविधान सभा के जो कह सकते हैं कि प्रारूप समिति संविधान, ठीक है, BR अम्बेडकर का चुनाव यहीं से हुआ था। अगला, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया। तो मुस्लिम लीग द्वारा जिस कारण से संविधान सभा का बहिष्कार किया गया वह है, मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग संविधान सभा चाहती थी। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। तो दोस्तों संविधान सभा के जो सदस्य थे उनका चुनाव किया गया था अप्रत्यक्ष द्वारा, जहाँ अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे ये। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई। तो भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को। जी हाँ, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, और इस बैठक में कुल 207, याद रखना, कुल 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। और ये आपको याद रखना है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहा। तो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो दोस्तों दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, क्योंकि उस समय ये सबसे वरिष्ठ थे और वरिष्ठता के आधार पर इनका चुनाव किया गया था। और जो वरिष्ठता का जो मापदंड दोस्तों हमने किस देश के संविधान से लिया, हमने फ्रांस के संविधान से अधिग्रहण किया हुआ था। क्लियर। अगला है 11 दिसंबर 1946 को किससे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे दोस्तों VN राव। जी हाँ, VN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। इनका पूरा नाम क्या है दोस्तों, वेनेगल, ठीक है, वेनेगल नरसिंह राव। क्या है, वेनेगल नरसिंह राव, VN राव की फुल फॉर्म है। और चलिए नेक्स्ट, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 11 दिसंबर 1946 को इनका चुनाव किया गया था।
निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो संविधान सभा के जो सदस्य नहीं थे वो थे दोस्तों एच बेग संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? तो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसकी नियुक्ति कब की गई? तो प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई दोस्तों 29 अगस्त 1947 को। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के जो सदस्य नहीं थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष जो है प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और 13 दिसंबर 1946 को यह प्रस्ताव रखा गया था दोस्तों। और इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। यानी यहाँ पर देख सकते हैं 22 जनवरी 1947 को इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से दोस्तों जो पारित किया था वो है 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से पारित कर दिया, यानी सी इसका सही विकल्प है। दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो संविधान सभा दोस्तों अंतिम रूप से 24 जनवरी 1950 को आखिरी बार मिली, और इसलिए हमारे संविधान को बनने में कुल कितने समय? 2 साल 11 महीने और 18 दिन हमारे संविधान को बनने में लगता है। दोस्तों भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में किसे सबसे पहले प्रस्तुत किया? तो संविधान सभा की रचना के लिए संविधान सभा का विचार जो सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था वो किया गया था दोस्तों स्वराज पार्टी द्वारा। ये 1934 है दोस्तों 1934, और स्वराज पार्टी के जो संस्थापक थे वो है CR दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले क्या था वो पार्टी थी जिन्होंने इस संविधान सभा की का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया था। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से संविधान सभा गठन के बारे में सही है? संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 में प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया, बिल्कुल ठीक है। देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया, ठीक है। बी, संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई राय से प्रभावित नहीं होता था, गलत है। सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए, बिल्कुल सही। तो इसका जो कथन 1 और 4 सही, बाकी सभी कथन गलत है, ठीक है। अगला है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो वह हैं जवाहरलाल नेहरू, इसके सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट है जो प्रश्न, तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, संविधान सभा को 26 जनवरी के ही दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया? क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाया था। लाहौर अधिवेशन के बाद दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी 1929 के लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत? ए, संपत्ति का अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के बाद हटाया गया था। बी, संपत्ति का अधिकार अब मात्र एक नैतिक अधिकार रह गया। सी, इस समय केवल 6 मौलिक अधिकार है। सी, डी है, भारत में मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो उसका जो विकल्प गलत है दोस्तों वह है संपत्ति का अधिकार अब मात्र एक नैतिक अधिकार रह गया, ये गलत है। संपत्ति का जो अधिकार है मात्र नैतिक अधिकार नहीं है, एक विधिक यानी कानूनी अधिकार रह गया। और संपत्ति का अधिकार दोस्तों भारतीय संविधान के जो कह सकते हैं कि पहले अनुच्छेद 31 में था ये, बट इसे अब विधिक अधिकार के तहत अनुच्छेद 300 का में डाल दिया गया है, ठीक है। तो अब ये एक विधिक अधिकार रह गया, और कब डाला गया? 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्लियर हो गया दोस्तों? ये आपको दोस्तों पेज पर नोट डाउन कर लेना और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा सहयोग मिलने वाला है। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। तो दोस्तों मौलिक अधिकारों में संशोधन केवल किया जा सकता है किसके द्वारा? संसद के द्वारा। और संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार कब दिया गया दोस्तों? 1973 में केशवन भारतीवाद केस में ये न्यायालय को बात बताई गई, या कह सकते न्यायालय को ये अधिकार दिया गया, और गोलकनाथ मामले में इसको अस्वीकार कर दिया गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो जो मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं वह है दोस्तों संविधान में यह संविधान के उल्लंघन का संरक्षण, ठीक है। और अब जैसे एग्जाम्पल का अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत उच्चतम न्यायालय, और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय है, दोनों जो हैं मौलिक अधिकारों के संरक्षण प्रदान करते हैं। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश दोस्तों जो है वो दे सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहाँ पर देखो 2 चीज़ हो सकती है। पहले आपको कन्फ्यूजन है दोस्तों, देखो संसद के पास अधिकार है कि वो मौलिक अधिकारों की समाप्ति के लिए और मौलिक अधिकारों में संशोधन का कानून बना सकती है। जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति दोस्तों अगर हम कहें आपातकाल के समय राष्ट्रपति जो है मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है,
ठीक है। केवल अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार जो है प्रतिबंधित किए जा सकते हैं। इसका सही विकल्प होगा राष्ट्रपति है। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार दिया गया है दोस्तों संसद को और राष्ट्रपति को भी है। तो यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, इसको मैं आप लोगों दोस्तों क्लियर कर दूंगा थोड़ी देर में नेक्स्ट वीडियो बनाकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे? धर्म की स्वतंत्रता का संबंध है जो है, यानी धर्म की जो स्वतंत्रता है वो भारतीय संविधान अनुच्छेद 25 में उल्लेखित की गई है। क्लियर दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 संबंध किससे दोस्तों? वो है धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 और आर्टिकल 221 जो आर्टिकल 21 क्लोज है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आर्टिकल 21 किससे संबंधित है? आर्टिकल 21 संबंधित दोस्तों कि भारत के प्रत्येक नागरिक जिसकी उम्र 6 से 14 या भारत के प्रत्येक बच्चे बालक जो है 6 से 14 वर्ष तक की आयु से बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की सुविधा प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित? विधि के समझ समानता। अनुच्छेद जो 15 संबंधित दोस्तों धर्म मूल वंश के आधार भेदभाव की समाप्ति। अनुच्छेद 17 संबंधित अस्पृश्यता के अंत। 18 संबंधित है उपाधियों का अंत। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, तो प्लीज़ इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम करते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है धर्म प्रचार करने का अधिकार, बी सिखों को कृपाण धारण एवं रखने का अधिकार, सी राज्यों का समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, डी धार्मिक निकायों का लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। तो जो इसका जो सही विकल्प है वो है दोस्तों विकल्प 1, 2, 3 सही है। धार्मिक निकायों का लोगों को धर्म परिवर्तन करने का अधिकार, ये किसी भी धार्मिक अधिकार की बात नहीं है दोस्तों। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन करने का मान्यता प्रदान की गई है? वह है अनुच्छेद 29 और 30, इसका जो सही विकल्प है। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किस अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय व आत्मा की संज्ञा दी है? तो वो संविधान की आत्मा और हृदय की संज्ञा दी है दोस्तों किसको? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को आर्टिकल 32। ठीक है, अगला है प्रश्न दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो सकता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है आपात स्थिति घोषणा के दौरान, सेना सदस्यों के संबंध में, जब सैनिक विधि लागू हो, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। तो इस परिस्थितियों अगर आपात स्थिति की घोषणा के उपयुक्त परिस्थितियों में जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। अगला है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? तो न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए दोस्तों रिट जारी किया जाता है और न्यायालय जो उच्च न्यायालय जो आर्टिकल 226 के प्रयोग करके 5 प्रकार की रिट जारी करती है। ठीक है, 5 प्रकार की रिट। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? तो वो है दोस्तों हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? तो वह है दोस्तों उत्प्रेक्षण परमादेश अधिकार प्रेक्षण, यानी उपयुक्त सभी को जारी कर सकता है। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दे दिया? तो वह है दोस्तों केशवानंद भारतीवाद। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई? तो भारतीय संविधान की जो विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई वो है दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली, जो हमने किसे ली है? हमने संसदीय शासन प्रणाली इंग्लैंड से ली है। उद्देशिका की अगर हम बात करें, उद्देशिका का जो विचार हमने USA के संवैधानिक मूल उद्देशिका कहाँ से लिया हमने दोस्तों? उद्देशिका, तो उद्देशिका लिया हमने US यानी अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान उद्देशिका ली गई है। ठीक है, और उद्देशिका की भाषा पूछा जा सकता है कभी, अगर उद्देशिका की भाषा दोस्तों पूछता है तो भाषा हमने कहाँ से लिया है? तो भाषा लिया है हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इस सभी को दोस्तों आप कॉपी पर नोट कर लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। अब क्वेश्चन दोस्तों ये भी पूछ सकता है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन सा है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो सर्वोच्च होता है वो दोस्तों हमारा संविधान सर्वोच्च है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में क्या है? संविधान को सर्वोच्च माना गया है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से लिया गया? वो हमने बता दिया आयरिश संविधान से लिया गया है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, अगला है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा जो एकाकी स्रोत है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान के अधिकतर जो तत्व है दोस्तों हमने 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए हैं। और साथ ही दोस्तों हम कहते हैं कि भारतीय संविधान जो उधार लिया गया संविधान, यानी हमने विश्व के विभिन्न देशों के संविधानों को जांचा है, परखा है और उन संविधानों की जो सबसे अच्छी बातें थी उन्हें अपने संविधान में शामिल किया है।
ठीक है। तो ये भी यानी 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उससे हमने भारतीय संविधान के बहुत अधिकार चीज़ें ली हैं। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि न्यायिक पुनरीक्षण, ठीक है, न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति जिसे जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, इस संकल्पना को हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति जो हमने ली है दोस्तों यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया है। न्यायिक पुनर्वलोकन की भी अगर अब बात की जाए न्यायिक पुनर्वलोकन की, तो उसे न्यायिक पुनर्वलोकन भी कहते हैं। तो न्यायिक पुनर्वलोकन किन दो देशों में है? तो न्यायिक जो पुनर्वलोकन की व्यवस्था है वो भारत और यूएसए में मौजूद है। चलिए, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो कनाडा के संघीय व्यवस्था बिल्कुल अधिक समानता रखती है। क्लियर होगा दोस्तों। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा। अगर हम भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा की बात करें तो हमने कहाँ से लिया है? तो समवर्ती सूची लिया गया है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संघवाद की पद्धति हमने कहाँ से ली है? कनाडा से, ठीक है। और संघवाद की पद्धति ध्यान रखना दोस्तों कनाडा से ली है। और राज्यों के संघ की संकल्पना किससे मिलती जुलती है? तो राज्यों की जो संघ की संकल्पना अगर ये क्वेश्चन आए वो मिलती जुलती है दोस्तों अमेरिका यानी ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के संविधान से। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के संविधान से जो हमारी जो है क्या मिलती है? राज्यों की संघ की संकल्पना मिलती जुलती है, ठीक है, अधिनियम से। और अगला, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों बीच शक्ति विभाजन किसका प्रेरणा पर आधारित है? तो प्रेरणा है अमेरिका ब्रिटिश संघ की प्रेरणा पर आधारित है। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्वलोकन के विचार को ग्रहण किया। तो न्यायिक पुनर्वलोकन दोस्तों हमने कहाँ से? अमेरिका से ग्रहण किया, मैंने आपको बता दिया है। कानून के समक्ष संरक्षण का वाक्य कहाँ से लिया गया? तो दोस्तों ध्यान रखना, कानून के समक्ष संरक्षण का जो वाक्य है हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो कानून के अगर समक्ष संरक्षण के बाद ए अमेरिका, बी जो है दोस्तों ब्रिटेन, सी कनाडा, डी ऑस्ट्रेलिया। तो कानून के समक्ष संरक्षण जो वाक्य लेवल हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। अगला, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना कहाँ से ली है? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना फ्रांस के संविधान से, ठीक है। आयरिश के संविधान से राज्य की नीति निर्देशक तत्व, अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार और ब्रिटिश के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली ली है। और रूस के संविधान से दोस्तों एक चीज़ हमने लिखा है, रूसी क्रांति से जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो पद्धति है हमने यहाँ से ली है। साथ साथ दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताते चलूँ, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि विधि का जो शासन है कहाँ से लिया गया विधि का शासन, तो जो विधि का शासन लिया गया है दोस्तों वो लिया गया इंग्लैंड से। कहाँ से? विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया, याद रखना दोस्तों, ठीक है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जी हाँ, विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया, ये अगर पूछा जाता है पेपर में, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने कहाँ से लिया? ये हमने जापान से लिया दोस्तों। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो ली गई है जापान से, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो भारतीय संविधान की जो संशोधन की जो प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो अगर हम संशोधन की बात करें दोस्तों, तो संशोधन की जो प्रक्रिया है वो हमने ली है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, कि डी इसका जो सही विकल्प है। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, तो राष्ट्रपति का जो आपात का उपबंध है वो हमने कहाँ से लिया दोस्तों? राष्ट्रपति का जो आपात का उपबंध है वो जर्मनी के वाइमर संविधान से हमने आपात उपबंध लिए हैं दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, हमारे इस प्रयास को सफल बनाइए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न नंबर 63। पंचायतों के समस्त चुनाव हेतु मतदाता सूची तैयार करने हेतु एक निर्वाचन आयोग होगा जो किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? तो वो नियुक्त किया जाएगा दोस्तों, निर्वाचन आयोग की नियुक्ति होगी किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। जी हाँ, राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयोग की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो उस राज्य में पंचायत राज की व्यवस्था होगी। तो दोस्तों उस राज्य में पंचायती राज की व्यवस्था होगी क्या? वो होगी द्विस्तरीय। और द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की मांग किसने की थी? वो की थी दोस्तों अशोक मेहता समिति द्वारा। द्विस्तरीय पंचायत राज की मांग की थी अशोक मेहता समिति के द्वारा। अब यहाँ से दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सत्ता के विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण का अर्थ है दोस्तों शक्तियों का विभाजन। क्लियर। संविधान संशोधन के अनुसार संविधान में स्थानीय शहरी निकाय के प्रशासन के लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो यहाँ पर जो है 74वें संविधान संशोधन आएगा दोस्तों। 74वें संविधान संशोधन के अनुसार संविधान में स्थानीय शहरी निकाय के प्रशासन के लिए जो अनुसूची जोड़ी गई है उस अनुसूची का नाम क्या है दोस्तों? है 12वीं अनुसूची। क्या है दोस्तों?
वह 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 74वें संविधान संशोधन के अनुसार 73वें के अनुसार कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है, वो है 11वीं अनुसूची दोस्तों। 73वें के अनुसार 11वीं और 74वें के अनुसार जो है 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो अगर हम बात करें दोस्तों तो संविधान के किस भाग में पंचायती राज या स्थानीय शासन की बात की गई है, तो भाग 9 के अंतर्गत। जी हाँ, संविधान के भाग 9 के अंतर्गत, संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ड़ा, ठीक है, 243 ड़ा तक जो है हमने क्या किया, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। और 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं, 29 विषय जो है 11वीं अनुसूची में है। ये आपको देख कर चलना और इसे आपको नोट डाउन कर लेना है दोस्तों। आपसे ये भी पूछ सकता है कि पंचायती राज की सूची विषय, तो पंचायती राज जो है वो राज्य सूची का विषय है। और यहाँ भी अगर प्रश्न पूछेगा कि बताइए कि पंचायतों की संरचना संबंधी प्रावधान, यानी पंचायतों की जो संरचना है और इस संरचना का जो प्रावधान है, संरचना का जो प्रावधान वो कौन तय करता है, तो वो तय करता है राज्य का विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल दोस्तों, राज्य का विधानमंडल। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न कहते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है किसने ये विचार प्रतिपादित किया कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा, तो वे विचार प्रतिपादित किया है महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी हमेशा से दोस्तों स्थानीय शासन के सहयोग में थे और हमेशा उन्होंने स्थानीय शासन का जिक्र किया और बात भी स्थानीय शासन, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र तभी संभव हो पाएगा, तभी सफल हो पाएगा जब गाँव में लोकतंत्र की स्थापना इसी प्रकार से हो सकती है। किस वर्ष भारत में मद्रास कॉरपोरेशन की स्थापना से स्थानीय स्वशासन का प्रादुर्भाव हुआ है, वह वर्ष है दोस्तों 1687। अगला है भारतीय संविधान के किस भाग के अनुसार पंचायती राज प्रारंभ किया, तो भारतीय संविधान के भाग जो है वो है दोस्तों भाग 4, ठीक है, भारतीय भाग 4 के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र किया गया है, ठीक है। और स्थानीय शासन का जो संबंध है, अगर देख इस संविधान के भाग 9 के अंतर्गत जो है वो पंचायती राज संबंधित है, स्थानीय शासन संबंधित नहीं है, ठीक है। अगला है किसको भारत का उद्धारक व स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है, वह है लॉर्ड रिपिन। लॉर्ड रिपिन दोस्तों 1882 में इन्होंने भारतीय संविधान क्या कह सकते हैं स्थानीय शासन के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। इन्होंने स्थानीय शासन की शुरुआत भारत में की थी, तो लॉर्ड रिपन को हम मानते हैं। अगला है आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, तो आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था का जनक कहा जाता है राजीव गांधी को। माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया पुस्तक किसने लिखी है, तो माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया पुस्तक लिखी है गांधी जी ने। किसने पंचायती राज को आधुनिक लोकतंत्र की पाठशाला कहा, तो पंचायती राज को आधुनिक लोकतंत्र की पाठशाला कहा है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कौन सा गुण स्थानीय सरकार से संबंधित नहीं है, वैधानिक स्तर, समान उद्देश्य, संप्रभुता, वित्त एकत्रित करने की शक्ति, तो वह जो गुण है वो संबंधित नहीं है दोस्तों, वह है संप्रभुता का गुण पंचायती राज से यानी स्थानीय शासन संबंधित नहीं पाया जाता है। 2 अक्टूबर 1959 को देश में सर्वप्रथम राजस्थान किस जिले से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ, वो हुआ था दोस्तों राजस्थान का नागौर, यानी 2 अक्टूबर ठीक है 1959 राजस्थान का नागौर जिला। और शुरुआत किसने करी थी, उद्घाटन वो किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और राजस्थान के बाद अगला जो है आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश अगला, पहला राजस्थान, दूसरा है आंध्र प्रदेश दोस्तों, ठीक है। पंचायतों के समस्त चुनाव हेतु मतदाता सूची तैयार करने हेतु एक निर्वाचन आयोग होगा जो किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा, तो पंचायतों के समस्त चुनाव हेतु मतदाता सूची तैयार करने हेतु एक निर्वाचन आयोग होगा जो किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा, वो निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जो की जाएगी वो की जाएगी दोस्तों, आप कह सकते हैं कि राज्य के राज्यपाल के द्वारा। संपूर्ण देश में नगर निकाय कार्यकाल कितने वर्ष निर्धारित किया गया, तो संपूर्ण देश में नगर निकाय का जो कार्यकाल निर्धारित किया गया वो निर्धारित किया गया दोस्तों 5 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत के सरपंच अपना त्याग पत्र लिखित व हस्ताक्षरित रूप से किसको प्रस्तुत करते हैं, तो वो करते हैं दोस्तों जो सरपंच जो पद त्याग पत्र वो करते हैं उप सरपंच को, ठीक है। पंचायत समिति द्वारा प्रत्येक माह में कम से कम कितनी बार बैठक होनी चाहिए, तो पंचायत समिति द्वारा एक बैठक हमेशा होनी चाहिए। कौन सा कार्य स्थानीय सरकारी निकाय नहीं करते, तो वो कार्य जो स्थानीय सरकारी निकाय नहीं करते हैं वो है दोस्तों वह है शांति व्यवस्था की स्थापना की बात ये नहीं करते, ये केंद्र सरकार सूची का विषय है। और जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो जैसे कौन सा कार्य संबंधित नहीं है, तो इसमें संबंधित अगर हम बात करें लोक व्यवस्था का अनुसरण भी संबंधित नहीं है, जन स्वास्थ्य संबंधित है, स्वच्छता का प्रबंधन संबंधित है, जन उपयोगी चीज़ें संबंधित मानी जाती हैं।
अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों ग्राम पंचायतों का गठन का निर्देश देता है? तो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत का गठन का निर्देश देता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40। ठीक है, अनुच्छेद 40। कथन 73वें संविधान संशोधन विधेयक से ग्राम सभा को संवैधानिक मान्यता प्राप्त, बिल्कुल ठीक है। कारण बलवंत राय मेहता समिति ने ग्राम सभा को संवैधानिक बनाने का औपचारिक उल्लेख किया था। तो कथन ए और बी दोनों सत्य हैं दोस्तों। ठीक है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने रखा? त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का जो प्रस्ताव रखा था वो रखा दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति, यानी बलवंत राय मेहता समिति, डी इसका जो सही विकल्प है। तो अब किस समिति अनुशंसा पर 73वां संविधान संशोधन पारित किया गया? तो 73वां संविधान संशोधन जो पारित किया गया था वो था दोस्तों एलएम सिंघवी समिति थी। हाँ, एलएम सिंघवी समिति 1986 में इन्होंने प्रस्ताव पारित किया था और यही प्रथम अनुशंसा इन्होंने की थी। इसके बाद अगर बात करें दोस्तों तो पीके थुंगन समिति भी है, पीके थुंगन समिति 1988, लेकिन इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा दोस्तों एलएम सिंघवी समिति। जी हाँ, एलएम सिंघवी समिति पहले व्यक्ति थे, यानी पहली समिति 1986 में। अगला है 74वें संविधान संशोधन के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें संविधान में नई अनुसूची जोड़ने का प्रावधान किया गया, बिल्कुल 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें नगर पालिकाओं के कार्य संचालन को पुनर्गठित किया गया। इसमें नगर पालिकाओं में महिलाओं और अनुसूचित जातियों को आरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की गई। ठीक है, तो 74वां संविधान संशोधन है इसमें दोस्तों महिलाओं, और जो इसका जो सही विकल्प है, अगर हम बात करें सही विकल्प की, तो इसमें जो विकल्प जो क्या कौन सही है? तो विकल्प जो सही है वो है 1 और 2, नहीं, एक बार दोबारा देख लेते हैं कि इसमें संविधान में नई सूची जोड़ी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें नगर पालिकाओं का संचालन किया गया। इसमें नगर पालिकाओं महिलाओं और अनुसूचित आरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की गई। तो इसमें जो सही विकल्प तो पहला विकल्प बिल्कुल सही है, सत्य है, पहला सत्य है। दूसरा, इसमें नगर पालिकाओं के कार्य संचालन को पुनर्गठित किया गया, दूसरा विकल्प भी सत्य है। तीसरा, इसमें नगर पालिकाओं और महिलाओं और अनुसूचित जो है जातियों के आरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। तो जो 74वां के साथ नहीं किया गया, तो महिलाओं को जो आरक्षण प्रदान किया गया दोस्तों वो 73वें संविधान संशोधन किसके माध्यम से? 73वें में। तो केवल 1 और 2 सही है। अगला है भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायत राज की अवधारणा निहित है? तो भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायत राज की अवधारणा नीति निर्देशक तत्व है? तो नीति निर्देशक तत्व यानी तो कह सकते हैं भाग 4। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायत राज संस्थाओं में महिला आरक्षण प्रदान किया गया? तो वह है 73वां संविधान संशोधन दोस्तों। 73वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम पंचायतों की विशेषताओं के संबंध में सत्य कथन क्या है? ए, राज्य वित्त आयोग राज्य और पंचायतों के बीच करों बंटवारा निर्धारण करता है। ठीक है, ग्राम पंचायतों को अब राज्यपाल के पर्यवेक्षण में ला दिया गया है। अब पंचायत सीधे केंद्र सरकार से सहायता प्रदान करने अधिकारी हैं। और डी जो है पंचायत की एक तरह से महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इसमें से जो सही कथन है वो कथन डी सही उत्तर है दोस्तों। लोकतंत्र का सर्वोत्तम स्कूल क्या है? तो लोकतंत्र का सर्वोत्तम स्कूल क्या है दोस्तों? वह है आपका पंचायती राज। पंचायत में सरपंच का चुनाव कैसे होता है? तो पंचायत में सरपंच का चुनाव होता है दोस्तों जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, अगला, कौन सी समिति पंचायत राज से संबंधित नहीं है? तो कौन सी समिति पंचायत राज से संबंधित नहीं है? ये यहाँ से क्वेश्चन है दोस्तों बहुत बार पूछा गया, और इसमें क्वेश्चन की जो पूछे जाने की जो प्रक्रिया है वो कई बार बदली भी जाएगी दोस्तों। जैसे आपसे कभी कभी ये पूछ लेगा कि काल क्रम अनुसार काल बताइए कौन सी समिति पहले फिर बाद में कौन सी हुई थी। तो जो अगर हम सही बताएं तो पंचायत राज से देखो अशोक मेहता समिति संबंधित है, बलवंत राय मेहता समिति संबंधित है, और एलएम जो कह सकते हैं संतानम समिति संबंधित नहीं दोस्तों, एलएम सिंघवी समिति, वीके राव समिति। तो देखो यहाँ पर जो अगर हम बात करें तो जो वीके राव समिति है वो प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार से संबंधित है, लेकिन पंचायत राज से संबंधित नहीं है दोस्तों। तो ए बी सी सही है, बाकी डी गलत है। पंचायत राज सम्मिलित है दोस्तों। पंचायत राज जो है राज्य सूची विषय है। ग्राम पंचायत के सदस्यों की अधिकतम संख्या 15 हो सकती है। अशोक मेहता ने पंचायत राज के लिए कितने स्तर की बात की? तो अशोक मेहता ने द्विस्तरीय पंचायत राज, कितनी स्तर की बात की है? द्विस्तरीय पंचायत राज की दोस्तों। संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? वो अनुच्छेद 243 घ देता है दोस्तों, अनुच्छेद 243 घ इसका जो सही विकल्प है। चलिए अगला, किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकाय में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है? वो राज्य हैं बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। हमारे संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो भाग 3(9) में जो है तीनों सोपानों में की गई दोस्तों। अगला है,
4 स्तरीय पंचायत राज की सिफारिश किस समिति ने की थी? दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जो 4 स्तरीय पंचायत समिति है वो किस समिति ने की थी। BL गाडगिल ने, लक्ष्मण सिंधु समिति ने, GV राव समिति ने, विकास मेहता समिति ने। प्लीज़ ये आपको मुझे बताना है दोस्तों। भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत कब की? तो भारत सरकार द्वारा जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत दोस्तों 1952 की गई। अगला है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन? तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त है दोस्तों सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अगला है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपना त्याग पत्र देते हैं। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है अपना त्याग पत्र देते हैं दोस्तों, किसको? वो देते हैं दोस्तों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्याग पत्र देते हैं भारत के राष्ट्रपति को। अगला है परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। तो परिसीमन आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो परिसीमन आयोग के अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा भी बहुत से क्वेश्चन दोस्तों अगर हम पंचायत राज से बात करें तो पंचायत राज से बहुत से क्वेश्चन पूछा, जैसे काल पूछा जाता है कि समितियों काल कौन कौन सा रहा। जैसे अगर हम काल की बात करें, ठीक है, या काल क्रमानुसार से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम सबसे पहले काल की बात करें तो जैसे अगर हम कहते हैं कि बताइए कि राव समिति कब बनी थी, तो जो राव समिति थी उसका जो गठन किया गया था दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं, PK थुंगन समिति, अशोक मेहता समिति, BR मेहता समिति, LM सिंघे समिति। तो PK थुंगन समिति जो बनाई गई थी वो 1988 में बनाई गई थी, ठीक है। और अशोक मेहता समिति 1977 में बनाई गई थी। और BR मेहता समिति 1957 में बनाई गई थी, ठीक है। और LM सिंधु समिति 1986 में बनाई गई। तो ये इस तरह से काल क्रम अनुसार भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, तो इसको आपको करके जरूर लेना है। और पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था संस्तुति प्रारंभ में किस समिति द्वारा दी गई? तो त्रिस्तरीय समिति व्यवस्था किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने, ठीक है। और इसके अलावा और भी क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल अगर पूछा जा सकता है आप सभी से कि बताइए कि भारत में पंचायत राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ? तो भारत में पंचायत राज प्रणाली का जो शुभारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1967 को नागौर राजस्थान में हुआ था। इस तरह से भारत से प्रश्न पूछा था कि राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय जो पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 24 अप्रैल 1993 को जो है पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, इसका लागू किया गया था, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 पता चल गया आपको। GV राव समिति 1985, LM सिंघी समिति 1986, अशोक मेहता समिति 1977, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो अब पूछा जा सकता है कि यहाँ से जैसे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी। तो अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायत राज की सिफारिश की थी। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं दोस्तों। अब हमारे सामने दोस्तों जो एक चैप्टर रह गया है वो चैप्टर स्थानीय शासन से संबंधित नहीं है, वो चैप्टर है दोस्तों आपका चुनाव और प्रतिनिधित्व है। तो चुनाव और प्रतिनिधित्व का दोस्तों कुछ पार्ट 1 तो दोस्तों मैंने आप सभी को दे दिया है और पार्ट 2 जल्दी मैं आप सभी को दे दूंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और हाँ, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए क्योंकि हमारे चैनल द पॉलिटिकल मास्टर आप सभी लगातार इंपॉर्टेंस क्लासेस की वीडियो लगातार ला रहा है, जैसे क्लास 9, 10, 11, 12 सभी बच्चों के लिए दोस्तों। और मैं आपको गारंटी देता हूँ और पूरा भरोसा दिलाता हूँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ते हैं तो मैं आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, SST में 95+ यानी 95+ नंबर आपको दिलाऊंगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद वीडियो पूरा देखने के लिए।